तात्क्षणिक मान अर्थात इंस्टैंटेनियस वैल्यू के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को धारा का आरएमएस वैल्यू कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप बताइए आई आरएमएस क्या है, आई आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर ये होता क्या है इसको बताइए। तो होता क्या है दोस्त, एक होता है तात्क्षणिक मान, करंट का जो आपका है उसका तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर लिया गया आपको वैल्यू। जैसे करंट फ्लो हो रही है तो उस एक मतलब एक क्षण पर, जैसे T1 सेकंड पर, T2 सेकंड पर, या आपसे कहा जाए इस दुए सेकंड पर, ठीक है, या इससे तीसरे सेकंड पर, मतलब एक फिक्स सेकंड पर। तो किसी क्षण की जब बात की जाएगी तो वो जो करंट होती है उस करंट को आप तात्क्षणिक मान उसकी कहते हैं। तात्क्षणिक मतलब आपकी इंस्टैंटेनियस वैल्यू होती है करंट की। तो उस इंस्टैंटेनियस वैल्यू के वर्गों के पहले उसका आप वर्ग करेंगे, अर्थात जो आपका है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उनका सबका औसत लेंगे। मतलब आपका क्षण अलग अलग होगा तो एक I1 स्क्वायर होगा, एक आपका I2 स्क्वायर होगा, एक I3 स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब हम मानते हैं कि इसी प्रकार आपके अलग अलग है, तो इस प्रकार वो आपके होंगे और टोटल का आपको औसत लेना है। तो हम मान लेते हैं टोटल कितने हैं, n है, अर्थात हम मान लेते हैं, जैसे आपको नंबर पता है कि मान लीजिए हम 10 वैल्यू लेते हैं तो आप अपॉन 10 कर देंगे। लेकिन अगर हम मानते हैं कि वो नंबर आप n तात्क्षणिक वैल्यू है, ठीक है, तो हम अपान n से डिवाइड करेंगे। इनका क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, उसके बाद इसका औसत, जैसे हमने अपान n किया तो औसत हो गया, और फिर इसका आपको रूट कर देना है। तो ये जो आपकी वैल्यू आती है ये आपकी आती है IRMS, इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अभी इसका हम फार्मूला भी आपको दिखाते हैं, ये तो आपको हमने ऐसे समझाने की कोशिश की। तो देखिए दोस्त, एक फिगर के माध्यम से भी आपको समझ सकते हैं कि इसको देखिए इसको IRMS से डिनोट करते हैं। अब देखिए बात यहां पर ये है, देखिए यहां पर दर्शाया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर होता क्या है दोस्तों, एक औसत वैल्यू होती है एवरेज। तो एवरेज वैल्यू तो आपकी शून्य हो सकती है, लेकिन जो आपकी जो ये एवरेज वैल्यू आपकी शून्य हो सकती है, लेकिन आरएमएस वैल्यू कभी शून्य नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, ऐसे बात करें कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, आप प्लस की तरफ लेंगे, माइनस की तरफ, ये प्लस गया और ये इधर गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, टोटल औसत आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जो आप लेते हैं आरएमएस वैल्यू लेते हैं, उनके तात्क्षणिक मान लेते हैं, वो आपका इस डायरेक्शन में कितना चला वो तो ऐड होगा, और जो इस डायरेक्शन में नीचे चलता है वो भी आपका प्लस में चलता है। तो बात यहां पर इतनी सी होती है कि आपका इसमें ऐसा प्लस माइनस इसमें डायरेक्शन पे नहीं देखा जाएगा कि आपने प्लस और माइनस देखा, इसको माइनस, औसत में ऐसा देखा जाता है। तो औसत में अगर आप बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका तात्क्षणिक मान के वर्गों का औसत जो होता है वो कभी 0 नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये आपको यहां पर देखिए हम क्लियर एक चीज बताना चाहेंगे, पहले समझ लीजिए थोड़ा प्रैक्टिकली। देखिए होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान जो इफेक्टिव वैल्यू होता है, अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा है इसी को जो आरएमएस वैल्यू होती है इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो आपका क्या होता है दोस्त कि आप कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान उस डीसी करंट के बराबर होता है जो समान समय में समान प्रतिरोध में बराबर मान की ऊर्जा उत्पन्न या ऊष्मा उत्पन्न कर सके। देखिए दोस्त, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर में क्या हुआ कि यहां पर कंडक्टर में हम डीसी करंट फ्लो करते हैं, और जब आप उस कंडक्टर में आप डीसी करंट फ्लो करेंगे तो उस कंडक्टर में जब डीसी करंट फ्लो करते हैं तो जितनी ऊष्मा उस कंडक्टर से फ्लो मतलब उत्पन्न होती है, तो उसी कंडक्टर में जब हम एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो जो ऊष्मा उत्पन्न हो वो डीसी में जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस करंट को, उस जो आपने जितना फ्लो कराया था उसी करंट को आप क्या कहते हैं, IRMS कहते हैं, अर्थात रूट मीन स्क्वायर आपकी जो करंट होती है, जितना आप उस कंडक्टर में डीसी करंट को फ्लो कराए थे, आपने डीसी करंट आपने दिया तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, अगर उतनी ही ऊष्मा आप जब समान, देखिए यहां पर क्लियर लिखा है समान समय तक, समान समय और समान प्रतिरोध, अर्थात जो कंडक्टर रहेगा वही रहेगा, रेजिस्टेंस उसका चेंज नहीं होना चाहिए, समान समय तक। अगर आप 10 सेकंड तक डीसी करंट किसी कंडक्टर को देते हैं और जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अगर आप उसी कंडक्टर को उतने ही समय 10 सेकंड तक, हम मान रहे हैं 10 सेकंड तक उसी प्रतिरोध में आप क्या देते हैं, एसी करंट देते हैं, और उसमें से क्या होता है कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो पहले डीसी में जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई थी उतना ही एसी में उत्पन्न हो जाती है। तो उस ऊष्मा को जितनी आप करंट दिए हैं,
समझ रहे हैं हमारी बात को, जितनी आप करंट दिए हैं वही आपकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है। अर्थात डीसी और एसी की जो हीट होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सा आपका कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो आपकी हीट होगी एसी के द्वारा उत्पन्न और हीट जो होगी डीसी के द्वारा, दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, तो जो उत्पन्न होगी ऊष्मा, जिसे आप ऊर्जा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। आशा करते हैं ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे। समान होना चाहिए, समय भी, टाइम और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। अब चलते हैं, देखिए जो हम आपको फार्मूला बता रहे थे वही फार्मूला, ये आपका इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है जो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, ये किसी क्षण की तात्क्षणिक इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है करंट की। तो यहां पर क्या है दोस्त कि I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर हमने इस प्रकार लिया, ये सभी करंटों का क्या किया हमने, यहां पर जो दिया गया है इसको हमने स्क्वायर किया, उसके बाद सभी का औसत दिया। कैसे लिखा गया, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर डॉट डॉट IN स्क्वायर तक, इतनी करंट ली। इन सभी का औसत का मतलब हमने टोटल का जितनी करंट है, मान लीजिए यहां पर मान रहे एन करंट है, एन हमने मतलब कि जो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू हमने ली है, क्षण लिया है, वो हमने एन बार लिया है। अगर यहीं पर मानते हैं 10 करंट है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, इस चीज को समझिएगा 10 का मतलब क्या है, और फिर इस टोटल का आप ले लीजिए रूट। तो जो ये प्राप्त होगी वैल्यू, इंस्टैन्टेनियस की वैल्यू को जब इस प्रकार से कंज्यूम करते हैं तो आपका जो प्राप्त होता है वो IRMS वैल्यू होता है। ओके, अब IRMS आपको समझ में आया तो IRMS आपके यहाँ पर 2 टाइप्स बन जाएंगे। एक आपका बनता है IRMS वैल्यू आप AC करंट, एक बनता है आपका IRMS वैल्यू आप, अब आपको हम नीचे बताते हैं DC आपका AC वोल्टेज होता है। तो देखिए पहले आप समझ लीजिए पहले AC करंट क्या होता है RMS वैल्यू का। देखिए दोस्त, कहते हैं कि AC करंट की RMS वैल्यू DC करंट के, देखिए जो यहाँ पर करंट लिखा है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था, यहाँ पर ऊपर लिख दिया गया है, इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर AC करंट की RMS वैल्यू DC करंट के उस वैल्यू या उस मान के बराबर होती है जिसमें दिए हुए प्रतिरोध तार में 1 सेकंड में उतनी ही, यहाँ पर 1 सेकंड लिखा हुआ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हमारी शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, हम आपको जो बता रहे हैं कि AC करंट की जो RMS वैल्यू होती है वो DC करंट के उस मान के बराबर होती है जिससे किसी दिए हुए प्रतिरोध तार में 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, जितनी की AC में उतने ही समय में उत्पन्न हो। हमारी बात समझिए, जो हमने अभी जस्ट आपको अब समझाया बात वही है कि कोई आप कंडक्टर लेते हैं, जितनी आप उसमें DC करंट देते हैं तो जितनी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उतनी ही ऊष्मा उतनी ही ऊष्मा 1 सेकंड तक आपने मतलब उसमें प्रवाहित किया, जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, और उतनी ही उसी कंडक्टर में 1 सेकंड तक जब आप AC करंट प्रोवाइड करते हैं जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो जो वो आपकी वैल्यू होती है, जो आपने उसमें करंट प्रवाहित कराया, वो आपकी RMS वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, IRMS। ओके, आगे चलते हैं। देखिए हम आपको एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझ में आएगा, समझिए पहले बात को। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर जो आपकी करंट होती है, इसके RMS मान को आप इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, अर्थात इसे आप इफेक्टिव करंट भी कहते हैं या फिर आप वर्चुअल करंट भी कह सकते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं। किसके दोस्त, IRMS वैल्यू के। ये सभी आपको पेपर्स में या आपके बुक्स में देखने को इसी प्रकार के नाम मिलते हैं। देखिए आपको हम बात करेंगे यहाँ पर RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। देखिए जिस प्रकार आपका AC करंट होता है ठीक उसी प्रकार इसकी भी डिफिनीशन होती है। AC वोल्टेज की RMS वैल्यू DC वोल्टेज के उस मान के बराबर होती है जिससे किसी दिए हुए प्रतिरोध तार में 1 सेकंड में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी की AC वोल्टेज द्वारा उतने ही समय में उत्पन्न होती है। तो वही बात दोस्त कि अगर कोई कंडक्टर है और उसमें आप क्या करते हैं, उस कंडक्टर में आप DC वोल्टेज देते हैं। जब आप उसमें DC वोल्टेज देंगे और 1 सेकंड तक वही रेजिस्टेंस रहना चाहिए, 1 सेकंड तक हम उसमें DC सप्लाई देते हैं और जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उतनी ही ऊष्मा जब हम उस कंडक्टर में AC वोल्टेज देते हैं तो उतनी ही अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो जो करंट आप वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज आपका क्या कहलाता है, वो आपका RMS वोल्टेज कहलाता है। अर्थात आप उसे क्या कहेंगे, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आपका होता है VRMS। ओके, तो एक आपका हो गया दोस्त यहाँ पर IRMS, ठीक है, और ये आपका हो गया VRMS। क्या हो गया दोस्त, VRMS। तो आपको यहाँ पर 2 क्वांटिटी प्राप्त हुई, एक VRMS। वैसे भी आपको पता है वोल्टेज और करंट ही सब कुछ यहाँ पर सब कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि AC वोल्टेज को भी आप इफेक्टिव वोल्टेज या फिर वर्चुअल वोल्टेज या फिर इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू कहते हैं, इसके अन्य नाम हैं। तो आपको 2 चीज पता हो चुका दोस्त। और थोड़ा यहाँ पर आपको चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की ओर कि RMS वैल्यू होता क्या है, डेरिवेशन कैसे होता है। तो चलते हैं दोस्त, देख लीजिए डेरिवेशन ऑफ IRMS। तो देखिए
या फिर हम यहाँ पर हम आरएमएस निकाल लीजिए, आई की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर वी की निकाल लीजिए, बात वही है। हम इसी प्रकार या तुलना करके उसी प्रकार लिख सकते हैं। हम पहले चलते हैं यहाँ पर आरएमएस की वैल्यू, आई आरएमएस की करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। देखिए दोस्त, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो यहाँ पर आपको साइनसोइडल आपका जब होता है तो उसमें फार्मूला होता है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, या आप इसको लिख सकते हैं आई एम साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक आई एम आपको दिख रहा है, एक स्मॉल आई दिख रहा है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या ये आपका जो आई एम यहाँ पर होता है दोस्त, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये क्या होता है, ये आपकी जो उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू की, जैसे यहाँ पर ये है, ये आपकी क्या है, ये आई एम है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। अभी हम आपको बताते हैं, जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तब आप अच्छे से सब पॉइंट्स समझ। हम यहाँ पर डेरिवेशन जो आपका कर रहे हैं, ये आपका समाकलन के माध्यम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दो विधि इसकी होती है। एक तो आपकी दूसरी विधि मतलब आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा और लेंदी पड़ेगा, और अब वैसे भी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में समाकलन सभी का बेस्ट होता है, तो आप लोग सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स को यहाँ पर चुना है, तो इसको ध्यान से पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपका आई एम इंटू साइन थीटा, ये आई इक्वल टू होता है। होता क्या है दोस्त, आपको जैसा पता है ये आपका साइन का वेव होता है, साइन थीटा है, मतलब ये आपका किसका वेव होता है, साइन का वेव होता है। कॉस का आपका पीछे से होता है, अर्थात यहां से आपका स्टार्ट होता है कॉस का। ठीक है, ये जीरो, ये पाई, इस प्रकार। तो यहां पर होता क्या है दोस्तों, यहां पर सिंपली जैसे कि आप यहां पर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हुआ, जीरो, यहां पाई बाई टू, इस प्रकार मतलब बढ़ता है तो कॉस का होता है। लेकिन साइन का यहां ये जीरो, ये पाई, ये टू पाई, इस प्रकार ये ग्राफ होते हैं। सभी के ग्राफ अलग अलग होते हैं, साइन, टैन, कॉस, ये सभी ग्राफ अलग होते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइन थीटा का समझना। तो सिंपली यहां पर देखिए आप, ये ग्राफ है। हम करते क्या है दोस्तों, ये साइनसोइडल जो आपका होता है, इसमें मानते हैं कि आपका इस साइड में करंट है और इस साइड में यहां पर थीटा एंगल कोण आपको जो दिखाया जा रहा है, हम मानते हैं कि यहां पर आपका डी थीटा लेते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि समाकलन होता क्या है दोस्त, समाकलन यही होता है कि हम किसी छोटे पॉइंट्स को लेते हैं और उसके पूरे का समाकलन कर देते हैं और हमें पूरा मतलब डिटेल पता हो जाता है। जैसे कोई छोटा चीज है, अगर किसी आपका कहा जाए कि एक पानी में एक बूंद, इस डिब्बे में एक बूंद पानी है और पूरे पानी का बताइए, तो आप उसका पूरा क्या कर दीजिए, उसका समाकलन कर देते हैं। तो पूरा जब समाकलन कर देते हैं, उसका आयतन जो निकाल लेते हैं, तो उसी के माध्यम से उस डिब्बे के पानी के भी आप निकाल सकते हैं। तो वही चीज यहां पर हुआ है कि हम एक छोटे से पॉइंट्स को लेते हैं, एक छोटे से यहां पर छोटे से जगह को लेंगे और फिर इसको बाद इसको सॉल्व करके टोटल का यहां पर जीरो से टू पाई या जीरो से पाई तक का समाकलन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक धनात्मक हाफ साइकिल के लिए तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट के वर्ग के औसत मान के बराबर होगी। देखिए, अच्छा आपसे एक कंफ्यूजन आपका ये चल रहा होगा या क्वेश्चन होगा कि हम यहां पर हाफ साइकिल ही क्यों ले रहे हैं, हम फुल साइकिल ले सकते हैं। तो देखिए दोस्त, होता क्या है, अगर आप औसत लेंगे तो हमने अभी भी जस्ट बताया था, औसत में औसत मान जो होता है वो आपका जीरो होता है। तो आप ही सोचिए, जब हम टोटल ले लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त, इसीलिए आप या फिर ऋणात्मक ले लीजिए, धनात्मक, लेकिन ज्यादा यहां पर आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए धनात्मक वाला लेते हैं। और सदैव ध्यान दीजिए, हाफ साइकिल ले लेंगे, क्योंकि फुल साइकिल लेंगे तो उसका औसत मान आपका जीरो हो जाता है, इसीलिए। ओके, तो यहां पर हम यहां पर जीरो से पाई लेंगे हाफ साइकिल। तो सिंपली यहां पर एक धनात्मक हाफ साइकिल के लिए तात्क्षणिक धारा अर्थात इंस्टेंटेनियस करंट के वर्ग का औसत मान क्या कहलाता है, IRMS, जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, यही आपकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस करंट के वर्ग के औसत मान जो होता है वो आपका होता है IRMS। तो सिंपली यहां पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर ध्यान दीजिए, IRMS का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो से पाई आई स्क्वायर डी थीटा अपान पाई माइनस थीटा। अब कैसे इसको देखिए, एक फार्मूला यहां पर होता है दोस्तों, यहां पर a माइनस बी किया जा रहा है, अर्थात ये जो आपका लिमिट होता है, ये आपका लिमिट लोअर लिमिट हुआ, ये अपर लिमिट हुआ, ये समाकलन में होता है। तो यहां पर क्या होता है, लोअर आपका यहां पर अपर माइनस यहां पर लोअर जब आप करते हैं पाई माइनस थीटा, अर्थात पाई माइनस ए माइनस बी जब आप करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, आपका पाई माइनस जीरो करेंगे नीचे और ऊपर आई स्क्वायर कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। आपका हमने जस्ट पहले ही फार्मूला बताया था, आई इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डॉट डॉट IN स्क्वायर अपान n। ये फार्मूला हमने आपको भी पहले ही बता दिया था। तो यही आपका क्या था दोस्त, आप पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद उसका औसत ले रहे हैं, फिर उसका रूट ले रहे हैं।
मतलब उसका वर्गमूल कर रहे हैं, तो जब इतना कर रहे हैं तो आपको IRMS प्राप्त हो रहा है। अर्थात अगर हम दोनों का इधर का स्क्वायर कर देंगे तो इसमें भी आपका स्क्वायर हो जाएगा और उसमें ऑलरेडी आपका I1 स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, देखिए समझिए हमारी बात समझिए कि हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं तो यहां पर ये तो आपका ये कैपिटल I स्क्वायर तो हो ही जाएगा, ये आपका रूट हट जाएगा, अर्थात इसमें भी आपका I स्क्वायर आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, वही चीज हुआ है कि हम यहां पर IRMS का होल स्क्वायर ले रहे हैं तो सिंपली I स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। हमारी बात समझिए दोस्त, I स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। और आपको यहां पर I स्क्वायर, देखिए ये समाकलन का है, ये रूल फिर से आप समझ लीजिए। अच्छा देखिए यहां पर समाकलन, अच्छा आपका पाई माइनस थीटा क्यों कर रहे हैं, हम यहां से यहां तक ले रहे हैं और यहां से लिमिट आपका 0 से कितना है, पाई है, और जो ये आपका ले रहे हैं यहां से यहां तक ये पूरा थीटा है। समझिए बात को। और ये आपका फैक्टर जो एक छोटा सा यहां पर एलिमेंट यहां पर छोटा सा हम ले रहे हैं, जो यहां पर सेक्शन, वो आपका सेक्शन डी थीटा है। कितना है, डी थीटा हम ले रहे हैं। उसके बाद पूरा हम निकाल लेंगे एक डी थीटा। समाकलन तो यही रूल होता है ना दोस्त। तो 0 से पाई I स्क्वायर डी थीटा अपान पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 0 करना है। ये 0 है, ध्यान दीजिएगा ये 0 आपका है, ठीक है। उसके बाद होगा दोस्त यहां पर IRMS का होल स्क्वायर, 0 से पाई ये I स्क्वायर डी थीटा अपान पाई बचेगा। फिर आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको हमने जस्ट अभी पहले बताया I इक्वल टू IM साइन थीटा। क्या बताया था, I इक्वल टू IM साइन थीटा। डायरेक्ट यहां पर पुट कर दीजिए, क्या करिए, पुट कर दीजिए बस। 0 से पाई IM यहां पर क्या हो जाएगा, IM साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान पाई डी थीटा। सिंपली यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो IM स्क्वायर अपान पाई होगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर आपका होगा ओनली क्या बचेगा दोस्त, ये IM स्क्वायर अपान पाई बचेगा। यहां बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए डेरिवेशन से बिल्कुल मत डरें, बहुत आसान होता है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको डरना बेहद ये गलत बात है दोस्त, कि आपको डेरिवेशन से तो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन जो होते हैं ये आपकी थिंकिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिए, जब आप जितना ज्यादा डेरिवेशन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको आसानी से वो फैक्टर याद हो जाते हैं। और कोई डिफिनीशन हो, कोई रूल हो, देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं भी होता है तो दोस्तों वो फार्मूला होता है और डेरिवेशन होता है। अगर किसी चीज की आप एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं तो वो कभी नहीं भूलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, डेरिवेशन पर विशेष ध्यान दीजिए करिए। तो यहां पर आपका IM स्क्वायर अपान पाई हुआ, 0 से पाई I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हुआ। अब देखिए बात यहां पर ये है कि अब आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो हम इसको क्या करें, तो आपको एक फार्मूला दोस्त पता यहां पर पता है, क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है ना दोस्त। तो यहां पर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 cos थीटा हो जाएगा, और ये इस 1 को उधर भेजेंगे तो कुल मिलाकर जो आपका आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2 आएगा। आप इसको निकालेंगे तो आपका जो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 आएगा। इसी को पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो आपको एक बार इसका समाकलन करना होगा। तो सिंपली आइए समाकलन कर देते हैं। देखिए यहां पर होगा आपका IM स्क्वायर अपान 2 पाई, और यहां आपका दोस्त ये 1 माइनस cos 2 थीटा अपान बचेगा, अपान 2 जो था हमने उसको बाहर कर दिया। यहां पर सिंपली आपका बचेगा IM स्क्वायर अपान 2 पाई, और ये आपका जो यहां पर 1 था, तो 1 का समाकलन कितना होता है बताइए आप, 1 का डी थीटा के रेस्पेक्ट में समाकलन कितना होगा, थीटा होगा दोस्त। यहां पर डेरिवेशन, यहां पर डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो डेरिवेशन नहीं, सॉरी दोस्तों, वहां पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ना कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का 0 हो जाता है, ओके। तो यहां पर आपका होगा दोस्तों, यहां पर आपका cos 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा अपान 2। कैसे, cos 2 थीटा का होता है आपका जो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है sin 2 थीटा, और 2 थीटा का भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए आपको t मानकर करना होता है। तो ये आपका हो जाता है, जैसे कि आपको सब पता होगा लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये 2 थीटा इक्वल टू t मानना होता है, फिर d थीटा इक्वल टू dt बाई 2 करना होता है, तो इसीलिए आपका 1/2 नीचे आता है, तो इसीलिए आपका होता है sin 2 थीटा अपान 2। मैथमेटिक्स स्टूडेंट यहां पर बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं दोस्त, आपका हो गया IM स्क्वायर अपान 2 पाई। अब इसका लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई, वेरी सिंपल, लिमिट तो आपको लगाना आता होगा, 0 से पाई लिमिट लगाइए। लिमिट में क्या होगा, यहां पर आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे दोस्त, ये आपका एक बार पाई पूरे में रखिए तो पाई होगा, ठीक है, और यहां पर जब आप रखेंगे साइन थीटा की जगह पर पाई तो साइन 2 पाई हो जाएगा, और साइन 2 पाई का मान होता है 0। कैसे, साइन 90 प्लस 90 आपका cos 90 होता है, और cos 90 का मान देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, साइन 2 पाई रखा है और साइन 360 का मान आपको पता होना चाहिए 0 होता है। तो चूंकि साइन 360 प्लस 0 आप करेंगे तो साइन 0 आएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए यहां पर पाई बचेगा। और जब 0 पूरे में रखेंगे तो ये तो पूरा फैक्टर ही आपका पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप यहां पर 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा 0, तो बचेगा क्या, ओनली पाई बचेगा, और पाई पाई आपका कैंसिल कर देगा। जब ये पाई पाई कैंसिल कर देगा, बचेगा यहां पर दोस्त क्या, आपका फार्मूला बचेगा आपका I स्क्वायर
RMS इक्वल टू आई RMS स्क्वायर इक्वल टू IM स्क्वायर बाई 2। और ये आपका इसमें से रूट जब हटाएंगे तो IRMS इक्वल टू IM अपान रूट 2 आएगा। और IRMS इक्वल टू जब IM अपान रूट 2 आएगा तो इसको आपका जो यहाँ पर 1.414 जो आपका रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है, इसको हम क्या करते हैं 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा IRMS इक्वल टू 0.707 IM। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में हो ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। रीजन क्या है दोस्त, ये जो फैक्टर्स हैं हमने आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो RMS वैल्यू होती है, जो पीक फैक्टर हैं, ये जो आपके फार्मूले हैं ये आपके AC सर्किट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ में आपको एग्जाम से रिलेटेड भी छोटे छोटे डेफिनेशन इसी बेस पे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्त हमने आपको ये बताया, एक पॉइंट ये है कि किसी फुल साइकिल में औसत ऊष्मा प्रभाव जो होता है I स्क्वायर R होता है। जैसे कि आपको पता है जो हीट आपकी उत्पन्न होती है वो I स्क्वायर R होती है। तो I की जगह पर हम अगर आपको बताना चाहेंगे, अगर I की जगह पर हम IM अपान रूट 2 रख दें, कितना IRMS होता है ये, तो IRMS की जगह पर हम IM अपान रूट 2 रख दें, ये चीज जो आप देख रहे हैं IM स्क्वायर ये आपका IRMS का होल स्क्वायर इंटू R है, ठीक है। तो यहाँ पर जब IM रख देंगे तो IM अपान रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बचेगा 1/2 IM स्क्वायर इंटू R। ये इतनी हीट उत्पन्न करेगा। ये किस फैक्टर में निकाला गया, ये आपका मैक्सिमम मान में निकाला गया। क्योंकि आपको जो वैल्यू दी रहती है वो RMS मान में तो दी नहीं रहती दोस्त, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू ही दी रहती है, उसी के माध्यम से आप निकालते हैं। तो आपको रिलेशन पता हो गया कि जो आपका RMS वैल्यू में और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू में जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर IRMS इक्वल टू 0.707 IM। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो इस फार्मूले को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट ने अभी तक देखा था, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो भी और अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश करूं। धन्यवाद।